नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खौफनाक और अलौकिक रहस्य को डीकोड किया जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो साइकोलॉजिकल हॉरर और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले खूनी समझौते का एकदम परफेक्ट मिक्स है। आज बात होगी रक्त बीज के रहस्य की। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि प्रतिशोध की आग में कोई इंसान किस हद तक जा सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा उस भयानक आवाज पर गौर करते हैं जो इस असली बुरे सपने के शुरू होने से ठीक पहले अंधेरे में गूंजी थी। आज रात मैं किसे मारूं, किसके रक्त का भोग स्वीकार करूं। देखिए, ये कोई मामूली लाइन नहीं है। ये उस आने वाले खौफ का पहला और सबसे साफ संकेत है जो जल्द ही एक पूरे परिवार को निगलने वाला था। एक ऐसी अंधी ताकत का ऐलान जिससे बचना नामुमकिन था। अब इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है मुख्य किरदार निहारिका से। रात के 2 बज रहे हैं और निहारिका की हालत सचमुच एक लकड़ी के कंकाल जैसी हो गई है। उसका शरीर एकदम सफेद पड़ चुका है, जैसे किसी ने उसके अंदर का सारा खून ही निचोड़ लिया हो। वो एक ऐसी रहस्यमय बीमारी से तड़प रही है जिसने उसकी जान निकाल रखी है। हालत इतनी खराब है कि वो खुद एक गिलास पानी तक नहीं पी सकती, बस उस मौत की भीख मांग रही है जो उसे मिल ही नहीं रही। जाहिर सी बात है, मेडिकल साइंस के पास इस हालत का कोई जवाब नहीं था। बड़े बड़े डॉक्टर पूरी तरह से चकराए हुए थे। लेकिन ये अलौकिक और डरावने संकेत तब और पुख्ता हो जाते हैं जब निहारिका की देखभाल के लिए रखी गई एक प्रोफेशनल नर्स अचानक बेहोश हो जाती है। होश में आने पर उसका साफ कहना था कि कोई अजीब सी काली परछाई निहारिका के कमरे में चक्कर काट रही है। यहीं से ये एकदम साफ हो जाता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि कमरे में किसी खतरनाक अदृश्य शक्ति का साया है। और ये रेंगता हुआ खौफ बहुत जल्द एक जानलेवा रूप ले लेता है। निहारिका की चचेरी बहन अनु इस खूनी शक्ति का पहला शिकार बनती है। रात के 1:30 बजे उसे एक बहुत ही भयानक हंसी सुनाई देती है। जब वो ऊपर छत के पंखे की तरफ देखती है तो वहां लंबे नाखूनों वाला एक सुर्ख लाल रंग का जीव बैठा होता है। वो जीव सीधा अनु पर हमला करता है और उसके शरीर का एक एक कतरा खून पी जाता है। अगली सुबह जब अनु की खून से खाली लाश मिलती है तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसकी गर्दन से दांतों के वो निशान भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। अनु की मौत को पूरा 1 महीना बीत चुका है और अब जो होता है वो विज्ञान के हर तर्क को झुठला देता है। निहारिका अब सिर्फ बीमार नहीं है, उसका शरीर सचमुच में गलने लगा है। जिंदा होने के बावजूद उसकी कमर के मांस को कीड़े खा रहे हैं और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि वो इस अकल्पनीय दर्द को पूरी तरह से होश में रहते हुए सह रही है। यह एक जिंदा इंसान के सड़ने की बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। इसी बीच चाची अनीता को एक बहुत ही डरावनी टाइमलाइन का पता चलता है। ये जो भी खौफनाक घटनाएं घट रही थीं, वे कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सटीक पैटर्न का हिस्सा थी। पहली रात जब निहारिका बीमार पड़ी, ठीक 1 महीने बाद दूसरी रात जब अनु मारी गई और फिर अगले महीने चाचा महेश की मौत। ये सभी घटनाएं अमावस की रात को ही हुई, यानी जब आसमान में चांद नहीं होता, उसी घने अंधेरे में ये खूनी चक्र अपना काम करता है। ये जानलेवा पैटर्न तब एकदम अचूक साबित होता है जब चाचा महेश को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि वो शहर से बाहर एक फंक्शन में गए हुए थे, मतलब वो घर से मीलों दूर थे। फिर भी अगली सुबह एक एम्बुलेंस में उनकी लाश घर पहुंचती है और जी हाँ, उनका शरीर भी पूरी तरह से खून से खाली था। अब उस श्रापित घर में सिर्फ निहारिका और उसकी चाची अनीता ही जिंदा बचे हैं। तो आखिर इस परिवार का इस तरह चुन चुनकर शिकार कर कौन रहा है? इसे समझने के लिए हमें इस कहानी के सबसे बड़े खतरे को जानना होगा, और वो है रक्त बीज। ये एक बेहद खौफनाक अलौकिक राक्षस है जिसे सिर्फ और सिर्फ काले जादू से बुलाया जाता है ताकि वो इंसानी खून और मांस पी सके। यही वो भयानक शक्ति है जो इस घर में तबाही मचा रही है। तीसरी अमावस की रात आ चुकी है। घर पूरी तरह से वीरान और खौफ में डूबा हुआ है। कहानी के इस चरम पर आकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस भयानक नरसंहार के पीछे असल में मास्टरमाइंड कौन है? बाहर से तो कोई आ नहीं रहा है, तो फिर इस घर के अंदर ही इस खूनी खेल को कौन ऑपरेट कर रहा है? और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। एक तरफ वो दिखावा है जहां ये परिवार जता रहा था कि वे अनाथ हो चुकी अपनी बीमार भतीजी की कितनी प्यार से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई बहुत ही खौफनाक है। असल में इसी परिवार ने लालच में आकर निहारिका के माता पिता का मर्डर किया था
और उन्होंने निहारिका को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा हुआ था ताकि उसके 18 साल के होते ही वो उसकी सारी संपत्ति हड़प सकें और उसे अनाथ आश्रम में जाने से रोक सकें। सच्चाई जानने के बाद निहारिका ने अपना बदला कैसे लिया, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे शैतानी समझौते को 3 दर्दनाक स्टेप्स में देखा जा सकता है। स्टेप 1, उसने खुद का खून और अपना गलता हुआ मांस उस राक्षस रक्त बीज को परोसा ताकि वो उसे बुला सके। स्टेप 2, उसने राक्षस को हुक्म दिया कि वो हर अमावस की रात को एक एक करके उन धोखेबाजों को मार डाले। और स्टेप 3, अपने माता पिता की मौत का बदला पूरा करके उस खूनी सौदे को चुकाना और अपनी जान भी उसी राक्षस को सौंप देना। अब सारे राज खुल चुके हैं। निहारिका बहुत ही ठंडे दिमाग से चाची अनीता के सामने इस पूरी सच्चाई का खुलासा करती है। अनीता वहां से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी रक्त बीज का भयानक रूप सामने आ जाता है और फिर निहारिका की आंखों के ठीक सामने वो राक्षस अपनी आखिरी शिकार की भी जान ले लेता है। परिवार के किए गए धोखे का पूरा हिसाब अब बराबर हो चुका था। राक्षस को जिंदा रखने के लिए निहारिका ने अपने शरीर के गलने की जो खौफनाक कीमत चुकाई थी, अब उसका अंत करीब था। उसका बदला आखिरकार पूरा हो गया था। वो पहली बार मुस्कुराती है, अपने माता पिता की तस्वीर को गले लगाती है और बहुत ही शांति से अपनी आखिरी सांस लेती है। वो उसी अंधेरे समझौते में समा जाती है जिसे उसने अपने परिवार के विनाश के लिए चुना था। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचने वाली बात है कि अगर कोई धोखा किसी की पूरी दुनिया को इस तरह तबाह कर दे, तो न्याय और प्रतिशोध के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या इंसाफ के लिए अंधेरे के साथ ऐसा खौफनाक समझौता करना एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है, या फिर ये खुद को ही राक्षस बना लेने की शुरुआत है? इस डरावने विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।